जय हिंद। पेडागोजी 456 में आपका स्वागत है। आज हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो देखिए, अवतल, अव का मतलब क्या होता है? अव का मतलब होता है धंसा हुआ, और तल का मतलब होता है सतह। तो जिसका सतह धंसा हुआ हो उस दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। तो अवतल दर्पण में हम लोगों को यहाँ पे C है, C को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं, F को मुख्य फोकस बोलते हैं और P को ध्रुव बोलते हैं। परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए दर्पण का? तो धंसा हुआ होना चाहिए। अभिसारी दर्पण, तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि दूर से आती हुई प्रकाश किरणें, दूर मानते हैं कि एक हमारा ये बिंदु है, तो दूर से जितनी भी आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसीलिए अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका स्थिति क्या होता है, आकार क्या होता है और प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए, ये हमारा एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में हमें 7 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे हो। उसके बाद वस्तु अब कहाँ आनी चाहिए? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आनी चाहिए। फिर वस्तु कहाँ होनी चाहिए? वक्रता केंद्र पे होना चाहिए वस्तु को। और अब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हम वस्तु को रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो देखेंगे। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जब हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो हम लोग देखेंगे। और जब दर्पण के ध्रुव पे वस्तु रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए। सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। 1 नंबर, जब अनंत पे वस्तु रखी हुई हो तो उसको हम लोग 1 नंबर से दर्शा देते हैं। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु हो तो उसको 2 नंबर, जब वक्रता केंद्र पे वस्तु हो तो 3 नंबर, और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु हो तो उसको 4 नंबर दर्शाएंगे। और मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो तो उसको 6 से दर्शा देते हैं। और 7वीं स्थिति हमारी ये हो जाती है कि वस्तु कहाँ पे है? ध्रुव पे है, तो इसको 7वीं स्थिति बन रही है, तो इसको 7 नंबर लिख लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो हम लोग वस्तु की स्थिति तो समझ गए कि वस्तु हमें कहाँ कहाँ रखना है और हमें प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा ये हमको समझना है। तो देखिए, 1 को 1 से मिलाइए। कहने का मतलब जब वस्तु अनंत पे रहेगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। 2 से 2 को मिलाते हैं, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच उसका प्रतिबिंब बनेगा। 3 को 3 से मिलाएंगे, तो वस्तु अभी कहाँ पे है? तो 3 पे है। तो 3 पे कहने का मतलब कि वक्रता केंद्र पे है, तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पे ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है, यानी कि यहाँ पे हमारा चौथा स्थिति जो बन रहा है, तो 4 को 4 से मिलाते हैं। तो जब वस्तु कहाँ पे है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद 5 को मिलाते हैं 5 से। जब वस्तु, कहने का मतलब कि वस्तु कहाँ पे होनी चाहिए? फोकस, मुख्य फोकस पे जब वस्तु रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब 5 को 5 से मिलाएंगे तो उसका क्या प्रतिबिंब बनेगा? जब वस्तु यहाँ पे मुख्य फोकस पे हो, तो जब वस्तु मुख्य फोकस पे रहेगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगी, यानी कि 6 नंबर पे, तो 6 को 6 से मिलाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनेगा? तो दर्पण के पीछे, यहाँ पे 6 नंबर, 6 से 6 को मिलाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और
जब वस्तु ध्रुव पे रहेगी तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। ये तो हम लोग समझ गए कि प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, वस्तु की स्थिति क्या रहेगी तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। देखिए अब हम लोग समझते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कब होता है, उल्टा कब होता है, आभासी कब होता है और सीधा कब होता है। तो देखिए जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब जब भी वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा भी होगा। लेकिन जब प्रतिबिंब आभासी को हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं, तो प्रतिबिंब जब भी आभासी या काल्पनिक बनेगा वो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। जब आभासी बनेगा प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। तब इन्हीं बातों को हम लोग समझ लेते हैं कि मतलब कौन सा प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा और कौन सा प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक बनेगा। तो देखिए दर्पण, ये इसका परावर्तक सतह है, इस साइड में दर्पण का ये क्या है, परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह के इस साइड में, परावर्तक सतह के बाएं साइड में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का, सब का सब वास्तविक होगा। बाएं साइड में परावर्तक सतह के जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सारा प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु का वास्तविक होगा। और जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब उल्टा भी होगा। और दर्पण के पीछे मतलब दाएं साइड में, इस साइड में ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह से इधर हम बात कर लिए तो प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बन गया और उल्टा बन गया। लेकिन इस साइड में अगर बात करें दाएं साइड में, तो दाएं साइड में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। और जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही रहेगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो देखिए ऊपर हम लोग क्या, ऊपर हम लोग वस्तु की स्थिति दर्शाए हैं, ऊपर वस्तु की स्थिति दर्शाए हैं और नीचे हम लोग प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग दर्शाए हैं। तो देखिए आइए अब हम लोग नंबरों की तुलना करते हैं, जो अंक हम लिखे हैं उसकी तुलना करते हैं। तो देखिए 5 और 1 की तुलना जब हम करेंगे तो 5 और 1 में हमें छोटा कौन दिखाई दे रहा है, तो 1 क्या है, छोटा हमें दिखाई दे रहा है 5 की अपेक्षा। तो कितना छोटा है, तो बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी कहने का मतलब वस्तु 1 पे है, यानी 1 कहने का मतलब अनंत पर है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वस्तु का मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। और इन नंबरों को जब तुलना कर रहे हैं 5 और 1 का, तो 1 क्या है, काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है 5 की अपेक्षा। तो इसीलिए मुख्य फोकस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। 4 और 2 की तुलना करते हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, 2 नंबर पे प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में उसका प्रतिबिंब बन रहा है। और इन नंबरों की तुलना करें तो 4 और 2 में क्या है, 2 क्या है, छोटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वो वस्तु से प्रतिबिंब यहाँ पे वाला छोटा होगा। जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र पे है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब उसका वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। और इन नंबरों की तुलना करेंगे तो 3 क्या है, 3 के बराबर दिखाई दे रहा है। मतलब वक्रता केंद्र पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के बराबर ही होगा। अब देखते हैं कि जब 2 और 4 की तुलना कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि वस्तु कहाँ पे है, वक्रता और मुख्य फोकस के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। इन नंबर की तुलना करेंगे तो 2 और 4 में 4 क्या है, बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। और जब 1 और 5 की तुलना करें, कहने का मतलब ये है कि वस्तु कहाँ पे है, अभी मुख्य फोकस पर है।
ये यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है ना, तो ये वस्तु क्या है, यहाँ पे है, यानी कि मुख्य फोकस पर जब वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। इन नंबर की तुलना कर लेंगे तो देखेंगे कि 1 और 5 में क्या दिखाई दे रहा है कि 5 बड़ा है, तो कैसा बड़ा है, बहुत बड़ा हमें दिखाई दे रहा है 5 1 से। तो यहाँ पे अनंत पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखते हैं 7 पे, 6 से पहले 7 को देख लेते हैं। तो देखिए 7 यहाँ पे वस्तु है हमारा, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 7 के सामने, मतलब 7 के ऊपर 7 ही दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब अगर दर्पण के ध्रुव पे रहे, वस्तु अगर दर्पण के ध्रुव पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, दर्पण के ध्रुव पर ही बनेगा। तो कैसा बनेगा, तो 7 क्या है, 7 के बराबर है। 7 क्या है, 7 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। कहने का मतलब कि वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब भी बनेगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग 6 यहाँ पे है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे इस साइड में यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम दर्पण के इस साइड में बाईं ओर है, लेकिन दर्पण के पीछे यानी उस साइड में दाएं ओर है। तो जब बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं यानी कि आगे बढ़ रहे हैं, आगे कहने का मतलब क्या हो गया कि बड़ा, आगे का मतलब बड़ा की बात हो रही है। यानी कि यहाँ पे जो वस्तु रहेगी उसका जो ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण का उपयोग समझ लेते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है, तो टॉर्च में। जो हम लोग घर में टॉर्च इस्तेमाल करते हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सर्च लाइट में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो सर्च लाइट में जो पुलिस लोग होते हैं वो लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो जिस टॉर्च को इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च लाइट बोलते हैं, ताकि वो दूर से ही चोरों को देख सकें। जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश एक बिंदु पर एकत्रित करने लगता है, अवतल दर्पण एक बिंदु पर सारे प्रकाश को आते हुए सारे प्रकाश को एक बिंदु पर ही एकत्रित करने लगता है। अगर मान के चलते हैं कि ये यहाँ पे बिंदु स्रोत है और यहाँ से ये पड़ने वाले प्रकाश को, निकलने वाले प्रकाश को क्या करेगा, फैला देगा। तो फैला देगा तो दूर जो व्यक्ति दूरी पे है वो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो जो पुलिस इस्तेमाल करती है सर्च लाइट, वो चोरों को पता लगाने में करती है। अब वाहनों के हेडलाइट में, तो वाहनों के हेडलाइट में जो इस्तेमाल होता है अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है, ताकि जो वाहनों के हेडलाइट से जो रोशनी निकले वो एक बिंदु पर एकत्रित हो सके और दूर की वस्तुओं को ड्राइवर आसानी से देख सकें। इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है। मतलब जो डॉक्टर लोग नाक के, कान के, गला के जो डॉक्टर होते हैं वो गला के अंदर, नाक के अंदर देखने के लिए, अंदर देखने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उस यंत्र में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम सोलर कुकर, ये हमारा क्या है, सोलर कुकर है। तो ऊपर जो ये इसमें जो उपकरण लगा हुआ होता है उस उपकरण में कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। ये अवतल दर्पण क्या करता है कि जब सूर्य से आने वाले प्रकाश होता है, सूर्य से आने वाला प्रकाश जो होता है उसको एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, ताकि पर्याप्त मात्रा में इसको गर्मी मिल सके और इसके अंदर जो भी वस्तु, चावल हो, दाल हो, जो भी वस्तु इसके अंदर में हो वो पक जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर अवतल दर्पण उसको सूर्य से आने वाले प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित नहीं करेगा, फैला देगा अगर, तो क्या होगा, इसको न तो इसको पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाएगा, और पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाएगा तो जो चावल है
दाल है जो भी है इस कुकर के अंदर, सोलर कुकर के अंदर, वो नहीं पक पाएगा और हमारा जो भोजन है वो कच्चा ही रह जाएगा।